नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक राय। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नया साल नया संकल्प में। और आज के जो खास मेहमान हैं वो हैं कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी, जिनके पास संस्कृति और पर्यटन विभाग का कार्यभार है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी पर। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद आपका। सर, चूंकि 2023 जा रहा है और 2024 बहुत तेजी से आने जा रहा है सर, और हर एक जब भी कोई नया साल आता है तमाम अलग अलग लोग संकल्प लेते हैं। अगर मैं बात करूं जयवीर सिंह की, मंत्री जयवीर सिंह की बात नहीं कर रहा है, जयवीर सिंह की बात करूं, आप अपने लिए 2024 में क्या नया संकल्प लेते हैं अपने लिए? पहले तो पूरे देशवासियों को और खास रूप से सनातन संस्कृति के देश दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को अपनी ओर से, अपने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत नए साल की शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि आने वाला 2024 सुख समृद्धि हर्ष और उल्लास का वर्ष हो, सभी लोगों के लिए उपलब्धियों से भरा पूरा साल हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं सभी उन सनातन प्रेमियों के लिए, सनातन संस्कृति के लोगों के लिए और पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह, चूंकि भारत की संस्कृति ने माना है वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सभी को, चाहे वो किसी विचारधारा के लोगों, किसी संस्कृति के लोगों, किसी धर्म को मानने वाले लोगों, सभी को ये साल निश्चित रूप से इन जो आज वर्तमान में योद्धों का वर्ष रहा 2023, इससे हटके नई उपलब्धियों का वर्ष हो, खुशहाली का वर्ष हो और पूरा विश्व एक अमन चैन सुख शांति का वर्ष साबित हो, ऐसी ईश्वर से कामना है। सर, ये तो ईश्वर से कामना हो गई। वाकई एक बार हमारे कार्यक्रम संकल्प पर आपका संकल्प क्या रहेगा 2024 में? किस तरीके से, वो क्या ऐसी चीजें थी जो 2023 में आप अपने लिए कार्यक्रम, मतलब एक भाजपा कार्यकर्ता को छोड़ दिया जाए, मंत्री को छोड़ दिया जाए, अपने लिए क्या ऐसा कुछ करना चाहते 2023 में जिनके लिए आपको समय नहीं मिल पाया? आप कोशिश करेंगे 2024 में उन चीजों को आप कर सकें, और क्या लेंगे? देखिए, हम लोग हमेशा, हम लोगों का संकल्प रहता है गरीब, जरूरतमंद, बेसहारा ऐसे लोगों के लिए कुछ कर पाए। निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करते रहे हैं, हम लोगों का मिशन रहा है, लेकिन आने वाले साल में और इसको बलवती करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और खास रूप से कटिबद्ध इस बात के लिए है कि सनातन संस्कृति की धारा को मजबूती दे सके, जन जन तक पहुंचा सके, समाज में अमन चैन सुख शांति हो, वैचारिक रूप से मतभेद समाप्त हो गए, सभी लोग राष्ट्रीय भावना से उत्प्रेरित होकर, नेशन फर्स्ट की भावना से उत्प्रेरित होकर के देश की तरक्की के लिए, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए, देश को गौरवमयी स्थान पर और ले जाने के लिए, देश और दुनिया में विश्वगुरु बन सके, इसके लिए यदि हम लोग कुछ कर पाएंगे तो मैं समझता हूं कि जीवन हम लोगों का धन्य हो जाएगा। उसी के लिए ये आने वाला 2024 में और दुगनी ऊर्जा के साथ, दुगनी ताकत के साथ हम लोग आगे बढ़ने का, नेशन फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, किसी भी हाल में देश को आगे ले जाना है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो सर, ये तो बात हो गई खुद की। अगर मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर बात करूं, उस कार्यकर्ता की क्या लक्ष्य है? क्योंकि 2024 में चुनाव भी आ रहे हैं, तो उस कार्यकर्ता के मन में क्या है, जोश है? क्योंकि आपकी बातों को सुन करके जो भारतीय जनता पार्टी के जो तकरीबन 2 करोड़ कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं सुनेंगे कि उनके, आपके तौर पर जो कार्यकर्ता है वो क्या चाहता है 2024 में। देखिए, 2024 का लक्ष्य जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने साधा है जी, कि हम लोग इस समय आजादी के अमृत महोत्सव काल से गुजर रहे हैं। 2047 तक का एक रोड मैप हमारी पार्टी ने तय किया है, आदरणीय मोदी के नेतृत्व में, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में, कि देश विकसित भारत बने, दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत बने, दुनिया का शक्तिशाली देश भारत बने। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को रात दिन मेहनत करने की जरूरत है। और ये तब संकल्प पूरा होगा कि जब हम लोग इस लोकसभा के चुनाव में, जो 2024 सबसे अहम है, लोकसभा का अगले 5 साल का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड बहुमत के साथ आए। और जब सरकार होगी तो सरकार की शक्ति देश भावना के साथ, राष्ट्रीय भावना के साथ, जन कल्याण के लिए काम करेगी। तो मैं समझता हूँ हम लोग अपने मिशन में कामयाब होंगे। तो पहला लक्ष्य है कि हम 2024 के
शुरुआत से लेकर के पूरे चुनाव में लग करके एक एक कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा लगा करके चुनाव में अपने एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का है उसको जिता करके लोकसभा में पहुंचाना। और उसी लक्ष्य को पूरा करते हुए पहला लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के 80 की 80 विधान लोकसभा सीटें जिता करके आदरणीय के लिए कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं आप लोग। मिशन 80 हम पूरा करेंगे ताकि आदरणीय मोदी जी की हैट्रिक बनाने में सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का दिखाई पड़े। ये जो कुछ परिवार के लोगों की सीटें रह जाती हैं जो अभी तक आप लोग दे देते थे, क्या मतलब उसमें रायबरेली अमेठी की बात की जाए, आजमगढ़ की बात की जाए, कन्नौज की बात की जाए, आप चूंकि खुद मैनपुरी से आते हैं, फिरोजाबाद की बात की जाए, इसमें कुछ लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं जो बाकी दल हैं कुछ काम कर रहे हैं या कुछ वो आ सकते हैं उन जगहों पे? क्योंकि आप 80 की बात कर रहे हैं तो कुछ छोड़ेंगे उनके लिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है हम लोगों के छोड़ने से या न छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तविकता यह है कि जिस तरीके से लगभग 10 साल के इस आदरणीय मोदी के नेतृत्व के कार्यकाल में जन कल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शिता, ईमानदारी, गुणवत्ता के साथ आम जरूरतमंद के लिए, आम गरीब के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक देने का काम किया है। क्या मकान हो, गैस के कनेक्शन हो, आयुष्मान भारत की हो, लगभग 100 से ज्यादा योजनाएं जो केंद्र और प्रदेश सरकार की है उनको पूरी ईमानदारी, गुणवत्ता, पारदर्शिता के साथ उसके दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया है जी। यह लाभार्थियों की ही संख्या में जोड़ लें, अगर लाभार्थियों को ही इकट्ठा करके उन्होंने हमारे पक्ष में मुझे लगता है आत्मिक आधार पर भी वो हमें वोट करेंगे। अगर तो नमक खा लिया है सर, मतलब नमक की बात नहीं है, लोग एप्रिशिएट करते हैं। अच्छा। कि पहली सरकार आई जिसने हम लोगों को बिना किसी बिचौलियों के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना बेईमानी के सीधे हमें लाभान्वित करने का काम किया और उसमें कोई पक्षपात नहीं रहा, जात का न धर्म का न वर्ग का, केवल एक ही मानक रहा, गरीब। और गरीबी के आधार पर उन्हें लाभान्वित करने का काम किया तो निश्चित रूप से उनका हृदय से आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो हमारी गाड़ियां हैं, रथ हैं, गांव-गांव पहुंचने का काम कर रहे हैं और जिस आत्मीय भाव से उनका स्वागत, सम्मान, आत्मीय भाव से जुड़ाव देखने को मिल रहा है, लोग मोदी जी को एप्रिशिएट कर रहे हैं। उससे लगता है कि ये वोट हमें मिलने वाला है। यही वोट अगर मिल गया तो आधे से ज्यादा मतदाता, एक अगर लाभार्थी है, अगर 3 या 4 की उसके परिवार की गिनती कर लें, 4 पर मतदाता उसमें होंगे, तब भी हम लोग आधे से ज्यादा वोट पाने में कामयाब हो जाएंगे। मोर देन 50% वोट हमारा हो गया। 5-10% हमारा अपना कार्यकर्ता है, तो 60% का लक्ष्य पूरा करते हुए हम दिखाई पड़ रहे हैं। कहां पर उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई बचेगा? मतलब किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलना है। तो सर एक बार राजनीतिक सवालों पर आएंगे, एक बार संकल्प पर वापस से चलते हैं। चूंकि आप कैबिनेट मंत्री हैं, संस्कृति और पर्यटन विभाग आपके पास है, इस विभाग के लिए 2024 में क्या नया संकल्प? हालांकि एक जो करोड़ों लोगों की आस्था का विषय था राम मंदिर, और वो चूंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, वो एक अलग विषय हो गया। उससे इतर क्या नया संकल्प हम देखने वाले हैं संस्कृति विभाग का? 2024 में किस नए आयाम को पहुंचने वाला है? क्या कौन कौन सी ऐसी नई चीजें आप लोग शुरू करने वाले हैं जिससे लोगों को आध्यात्म की तरफ बढ़ने में कुछ आसानी मिल पाएगी, या लोग मठ मंदिरों में जाएंगे तो क्या नई सुविधाएं मिल पाएंगी? पर्यटन की दृष्टि से क्या उत्तर प्रदेश में नया होने वाला है? देखिए, हम लोग इस संकल्प के साथ कि हम अपनी भारतीय मूल परंपराएं, संस्कार, जीवन दर्शन, जीवन शैली, इसको संरक्षण और संवर्धन करते हुए अपनी विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। उसी के लिए निरंतरता के साथ हम अपनी सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए, जो हमारी पुरानी जितने भी पर्यटन स्थल हैं, जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे आस्था के केंद्र हैं, इन सबको बेहतरीन तरीके से इनको एक दौर चला जब इनको नष्ट भ्रष्ट तोड़कर खत्म करने का उपक्रम पूरा चला गया। विदेशी आक्रांताओं के द्वारा लगातार भारत की संस्कृति को खत्म करने के लिए, सनातन परंपराओं को तोड़ने के लिए एक सुनियोजित प्लान तरीके से लंबा अभियान चला है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी
उन्हीं संस्कृतियों को पुनर्जीवित करके, अपनी सनातन परंपराओं को मजबूत करके, भारतीय मान्यताओं परंपराओं को ताकतवर करके, सम्मानित करके जनता के सामने प्रस्तुत करने का अवसर हमारे सामने है। उसी अवसर को धरातल पर पहुंचाने के लिए जो भी हमारे इस तरह के वहां पर्यटन सुविधाएं, नंबर 1 हमारा पर्यटन सुविधाएं विकसित करने का काम कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि प्रदेश की 403 विधानसभा में से हम लोगों ने अब तक लगभग 1.5 साल के कार्यकाल में एक विधानसभा तक करोड़ों रुपया हर विधानसभा में खर्च करने का काम किया। कोई विधानसभा उत्तर प्रदेश की नहीं। ये किस लिहाज पे खर्च हुआ सर? कहाँ कहाँ खर्च हुआ? मतलब ये हर विधानसभा क्षेत्र में चिन्हित जो हमारे पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, आध्यात्मिक स्थल हैं, उन्हीं के आसपास पर्यटन सुविधाएं, यात्री सुविधाएं, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं देने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। और प्रदेश लगभग 403 करोड़ के करीब आप कह रहे हैं? 403 नहीं, 403 विधानसभाओं में। अच्छा, नहीं आपने कहा हर एक विधानसभा में एक नहीं, करोड़ों रुपया प्रति विधानसभा। ओके, करोड़ों रुपया प्रति विधानसभा हम लोगों ने खर्च करके उनको सुसज्जित करके, उनको अगर जीर्ण शीर्ण व्यवस्थाएं वो खर्च किया है। और हमें खुशी है कि आदरणीय योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो कनेक्टिविटी थी इन आस्था के केंद्रों की, इन धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करने के लिए 1000 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी से इन्हीं धार्मिक स्थलों को कनेक्टिविटी देने के लिए, रोड बनवाने के लिए अलग से आरक्षित किया है। अच्छा। इस वित्तीय वर्ष में। अच्छा। साथ ही साथ हमें आज खुशी इस बात की है कि कोई भी पर्यटक, कोई श्रद्धालु, चाहे देशी हो या विदेश की धरती से, तभी आता है जब वहां की कानून व्यवस्था अच्छी हो। क्योंकि जब वो अपना जीवन और संपत्ति सुरक्षित नहीं महसूस करेगा तो प्रदेश में और देश में जाना ही पसंद नहीं करेगा। ठीक बात है। 17 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से प्रदेश के कानून व्यवस्था के हालात सुधरे हैं, उसका परिणाम है कि देश और दुनिया में भारत की छवि के साथ साथ उत्तर प्रदेश की छवि विशेष रूप से, जो जाना जाता था दंगाइयों का प्रदेश, अपराधियों का प्रदेश, बवालियों का प्रदेश, उससे बदल करके आज कानून व्यवस्था वाला प्रदेश बना है। विकसित होता हुआ उत्तर प्रदेश, चमकता दमकता उत्तर प्रदेश, ग्रोथ इंजन बनता हुआ उत्तर प्रदेश आज दिखाई पड़ रहा है। बाबा जी के बुलडोजर की चर्चा देश और दुनिया में हो रही है। और उसी का परिणाम है कि हम लोगों पर आज देशी विदेशी दोनों पर्यटकों का और श्रद्धालुओं की विश्वसनीयता बढ़ी है। सर ये सब बस उसी का परिणाम है कि 31 करोड़ से ज्यादा पर्यटक की संख्या उत्तर प्रदेश में आई। और नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश पूरे देश में सभी राज्यों में नंबर 1 पे डोमेस्टिक पर्यटकों में आ गए हैं। बस सर इसी में 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा। 2024 में क्या नया, कुछ भी नया, क्या नया अलग, मतलब बजट आ गया, बाकी चीजें हो रही हैं 2024 में जो अभी तक आपने कुछ ना पब्लिक डोमेन में, क्या नया ऐसा होने वाला है? अगर उत्तर प्रदेश वासी जानना चाहें कि 2024 में पर्यटन विभाग उनके लिए क्या नया कुछ कर रहा है? एकदम नया होगा। रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, हेलीकॉप्टर से कनेक्टिविटी, क्रूज से कनेक्टिविटी दे करके लोगों को एडवेंचर टूरिज्म के लिए, इको टूरिज्म के लिए, हेल्थ टूरिज्म के लिए, धार्मिक टूरिज्म के लिए और प्राकृतिक टूरिज्म के लिए बेहतरीन उत्तर प्रदेश में अगले 1 साल में दिखाई पड़ेगा। 2024 सेवाएं और हेलीकॉप्टर सेवाएं की बातें, तो क्रूज कहां से कहां और हेलीकॉप्टर कहां से? जहां वाटरवेज उपलब्ध है, हमने वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, भारत सरकार की जो वाटरवेज अथॉरिटी, उसी पैटर्न पे यूपी कैबिनेट ने वाटरवेज अथॉरिटी बनाई है। उसी के अनुकूल जहां जो मानकानुसार नदियों में पानी होगा, 12 महीने पानी को उपलब्ध होगा, क्रूज सेवा शुरू कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर काशी में शुरू हुई, सरयू में शुरू हुई, यमुना जी में शुरू कर रहे हैं, गोकुल से बटेश्वर तक। अच्छा। हम गंगा जी में कर रहे हैं शुरू, यमुना जी में कर रहे हैं, सरयू में कर रहे हैं, और अन्य जिन नदियों में। काशी में आपने जो बाकी, काशी में कहां से कहां तक की सुविधाएं आपको? तो हम विदेश तक ले गए, डिब्रूगढ़ से होते हुए पूरा। हाँ, वो उसको बना रहे हैं, कुछ नया और इधर उसमें बढ़ा रहे हैं ना उसको। पहले 1 से शुरुआत हुई थी, उसको हम बहुत सारे क्रूज दे करके व्यापारिक दृष्टि से भी और पर्यटन की दृष्टि से और डेवलप करने जा रहे हैं। यहाँ अभी हमारा नंबर 1। नंबर 2, हम लोग एक्सप्रेस वे के साथ साथ नेशनल हाईवे के साथ साथ स्टेट हाईवे को चौड़ीकरण करने का काम कर रहे हैं।
अभी नया जो हमारा ये गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है जी तो बहुत जल्दी अगले साल तक का लक्ष्य है, तो 24 के लास्ट तक हम लोग पूरा कर लेंगे। जी तो गंगा जी के किनारे किनारे आया है, तो भूतल परिवहन मतलब बाई रोड कनेक्टिविटी के साथ गंगा में भी क्रूज चला करके हम व्यापारिक रूप से, औद्योगिक रूप से और ओडीओपी की योजना हर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली उसको बढ़ावा देते हुए और पर्यटन को बढ़ावा देने का काम, इसके लिए बहुत व्यापक स्तर पे योजना बना रहे हैं। और सर हेलीकॉप्टर सर्विसेज की बात की जाए, हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए हेलीपोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं, चाहे नोएडा से लेके नोएडा, मथुरा, आगरा, चित्रकूट, नैमिषारण्य, लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, कुशीनगर, इन सबको सर्किट बना करके अच्छा अभी 2 हेलीकॉप्टर की सेवा हमने 2 हेलीपोर्ट शुरू कर दिए। कहाँ इसी अटल बिहारी जी का जन्मदिन जो 25 दिसंबर को था जी, इसी को हम लोगों ने आगरा, बटेश्वर, गोवर्धन, मथुरा 2 हेलीपोर्ट सेवा शुरू हो गई। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू से आदरणीय मुख्यमंत्री स्वयं गए अटल जी का जन्म स्थान बटेश्वर जी स्वयं जाकर के तमाम वहाँ जो विकास की परियोजना थी, पर्यटन की, खास रूप से 150 करोड़ के करीब पर्यटन की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ, विशाल जनसभा हुई और वहीं 2 हेलीपोर्ट सेवा तो ये सर कहाँ से कहाँ, जैसे जो आपने बटेश्वर की बात की और मथुरा की बात की, ये कहाँ से कहाँ चलेंगे? मतलब अभी फिलहाल उनकी चूंकि बाहरी अन्य शुरू नहीं हुए हैं, बाकी तो ये आपने जितना मैं नाम लिया हूँ अभी वो आपस में इंटरकनेक्ट होंगे। अच्छा। और प्रोग्राम ये भी है कि आने वाले समय में हम इन सेवाओं को 4 धाम की यात्रा उत्तराखंड से भी कनेक्ट करेंगे। 4 धाम के यात्री यहाँ आ सकेंगे और यहाँ के यात्री हेलीकॉप्टर माना जाए कि 4 धाम की यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश से हेलीकॉप्टर मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, इसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। नए 2024 के संकल्प में से आप जोड़ सकते हैं। अच्छा। और उसके साथ साथ हम लोग प्रदेश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं आपस में सर्किट के द्वारा जोड़ेंगे। फिलहाल गोवर्धन परिक्रमा हेलीकॉप्टर से आप ये भी कर सकते हैं, चालू हो गई है। अच्छा, गोवर्धन परिक्रमा हेलीकॉप्टर से अरे वाह, करीब चालू है। इस समय जो मथुरा वाली बात कर रहा हूँ वो हेलीकॉप्टर गोवर्धन पे ही हेलीपोर्ट बना है वो। और साथ ही साथ मथुरा वृंदावन समर्थ है वो हेलीकॉप्टर जो नहीं पैदल चल सकता गोवर्धन परिक्रमा कर सकता है। तो सर इसका रेट कंसेशनल होगा, आम आदमी बहुत कंसेशनल है, मेरे ख्याल से 4000 रुपए के आसपास अच्छा है, बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। अच्छा, बहुत सस्ते रेटों पर वो यात्राएं भी हम कराएंगे। अच्छा। और अभी फिलहाल आप जितने भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अंतर्गत ब्रज में जो डेस्टिनेशन है, मथुरा है, आपका वृंदावन है, उन सबको भी हेलीकॉप्टर से आप पूरा ऊपर से देख सकते हैं। क्या बात है। यहाँ आगरा में बटेश्वर आगरा इसको कनेक्ट किया गया है, तो पूरी यमुना के किनारे बेहतरीन वातावरण का, जंगलों का आनंद लेते हैं। 101 शिव जी के मंदिर बटेश्वर में, और हिंदुस्तान की अकेली ऐसी जगह बटेश्वर है यहाँ यमुना जी पूर्व से, हमेशा यमुना जी पश्चिम के पूर्व की ओर वही है, वही एक जगह है जहाँ पूर्व से होके पुनः 101 मंदिरों का पश्चिम की ओर जाते हुए चक्कर लगा के उनको स्पर्श करती हुई, उनको वंदन करती हुई यमुना जी पुनः तब वापस पूर्व के लिए भाव लिए। अच्छा, उसके भी आप आनंद लीजिए। वहाँ इको टूरिज्म के द्वारा तमाम डेवलपमेंट का चल रहा है, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लीजिए। और वहां हम लोग क्रूज और नौकायन की सेवा शुरू कर रहे हैं, उसका आनंद लीजिए। हेलीकॉप्टर में घूमिए, ये सब सेवा शुरू हो चुकी है। मतलब पर्यटन की बयार आने वाली 2024 में ये कहा जा सकता है। हाँ, अगर एक लाइन में कहेंगे तो बिल्कुल बयार नहीं आनी जाएगी। और उत्तर प्रदेश को हम, विदेशी कोई पर्यटक अगर घूमने की दृष्टि से हिंदुस्तान आता है या देश के किसी भी राज्य का कोई पर्यटक पर्यटन की दृष्टि से निर्णय लेता है तो पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगा, ये हमारा वादा है। वाह, क्या बात है। तो ये मंत्री जयवीर सिंह का संकल्प आपने सुना। 2024 में किस तरीके से पर्यटन विभाग एक नई ऊंचाइयां छूने जा रहा है, किस तरीके से हेलीपोर्ट शुरू होने जा रहे हैं, किस तरीके से क्रूज सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग चलने फिरने में असमर्थ हैं वो गोवर्धन की परिक्रमा भी अब हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं। ये 2024 में उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ होने जा रहा है। नमस्कार, बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।